अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अपनी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेचर क्या होती है। ब्रिटल पढ़ा था हमने, जो क्या होते हैं ब्रिटल होते हैं। फिर वो हमने पढ़ा था कि कनेक्टिविटी होती है उनमें से, यानी उनमें से करंट पास कर सकता है। इसी तरह से हमने उनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे भी कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, इनकी नेचर क्या होती है। तो सबसे पहली बात है जी, कोल जिसको हम कोयला भी बोलते हैं, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या होता है, एमोर्फस है। अब ये एमोर्फस का मानी क्या है, हमें पता है कि हमारे पास मोस्टली दो शेप्स में सॉलिड्स होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन, जबकि दूसरा होता है जी एमोर्फस। क्रिस्टलाइन का मानी वो सॉलिड्स जिनकी शेप एक खास तरतीब में हो, जिनकी एक प्रॉपर शेप हो, प्रॉपर तरतीब में शेप हो। जबकि जो दूसरे हैं एमोर्फस, उसका मानी ये है कि वो ठोस तो ये भी है, सॉलिड तो ये भी है, लेकिन इनकी जो शेप है वो किसी खास तरतीब में नहीं है, यानी बेतरतीब शेप में होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एमोर्फस। और ये जो कोयला है ना जी, ये भी क्या होता है, एमोर्फस शेप में होता है। जबकि डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये दोनों वो कंपाउंड हैं जी जो किस फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, यानी तरतीब वाली फॉर्म में। यानी इनकी शेप में क्या होती है, एक प्रॉपर तरतीब होती है। ठीक है जी। उसके बाद बात करें कोल की, तो कोल जनाब इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल, यानी हम इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जला के इससे क्या निकालते हैं, पावर निकालते हैं, एनर्जी निकालती है, ताकि हम उस एनर्जी को इस्तेमाल करें किस लिए जी, प्लांट्स के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी के जो प्लांट्स होती है ना। आपको पता ही है कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारे बिजली के प्लांट्स हैं, तो उन प्लांट्स में ये फिर हम कोयला को इस्तेमाल करते हैं ताकि इसको जला के हम क्या बना सकें, एनर्जी बना सकें। ठीक है जी। और उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बिजली बना सकें। अगली बात करें तो डायमंड में क्या होता है, जो हर कार्बन है ना जी, उसके साथ चार मजीद कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी एक कार्बन सेंटर में, उसके साथ क्या हो रहा है जी, मजीद चार कार्बन जुड़े होते हैं। जैसे बिलफर्ज ये कार्बन, तो एक इधर से कार्बन, एक इस साइड से कार्बन आ जाएगा, एक इस साइड से आ जाएगा, और चौथा इस साइड से। यानी अब देखिए, एक कार्बन ये सेंटर में, इसके साथ क्या हो रहा है जी, मजीद चार कार्बन के एटम बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर होता है जी डायमंड का। यानी क्या हुआ कि एक कार्बन मजीद साथ उसके चार कार्बन के एटम ने बॉन्ड बनाया हुआ है, और इसको बोलते हैं डायमंड। और चूंकि चारों तरफ से ये कार्बन के एटम से घिरा हुआ होता है, तो ये क्या होता है जी, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसलिए हम इस डायमंड को इस दुनिया पे या इस प्लेनेट अर्थ पे हम कहते हैं कि ये क्या है, सबसे हार्डेस्ट थिंग है। यानी जितनी भी वो हार्ड चीजें है ना, उन सबसे जो हार्ड चीज है, हार्डेस्ट है, वो कौन है जी, डायमंड है। वजह वही कि इसको क्या किया हुआ है जी, चार एटमों ने, कार्बन के ने इसको चार कार्बन के एटम्स ने क्या किया हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, स्टेबल रखा हुआ है। अब चूंकि ये हार्डेस्ट थिंग है इस प्लेनेट पे, तो इसलिए हम इसको फिर इस्तेमाल करते हैं कटिंग के लिए, चीज़ों को काटने के लिए, या फिर पॉलिशिंग के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों को पॉलिश करने के लिए। और एक और इस्तेमाल होता है ड्रिलिंग के लिए, यानी मुख्तलिफ चीज़ों में सुराख करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगली बात करें जी ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी ये तहों की शक्ल में होता है, लेयर्स की शक्ल में होता है। और मेड अप ऑफ हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन, यानी 6 नुकड़ों वाला स्ट्रक्चर होता है, यानी 6 कार्बन की एटम्स होते हैं, वो इसकी 6 नुकड़ों पे लगे होते हैं। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। अच्छा, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो इस वजह से क्या होता है, इस ग्रेफाइट की जो लेयर्स है ना ये, तो अच्छा, चूंकि इसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इस वजह से इस ग्रेफाइट की जो लेयर्स है ना, वो हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर से पास ओवर करती है, स्लाइड करती है। और इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ लुब्रिकेंट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये क्या होता है, लचकदार होता है। इसकी लेयर जो होती है वो स्लाइड ओवर कर सकती है, पास ओवर कर सकती है, तो इसलिए हम इसको एज अ लुब्रिकेंट या फिर मशीनों के पुर्जों में रगड़ से बचाने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद देखें जी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के ये जो ग्रेफाइट है ना, ये गुड कंडक्टर है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास कर सकती है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि इसकी तहों के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे फ्लो करें उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, तो इसके लेयर्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो हम बोलते हैं क्या पास हो रहा है जी, करंट पास हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रेफाइट है, इसमें से करंट पास हो सकता है, यानी ये कौन है जी, कंडक्टर है। उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि जो बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स है ना जी, वो एग्जिस्ट करते हैं एज अ लो बॉइलिंग गैसेस एक्सेप्ट वाटर। यानी जितने भी बाइनरी कंपाउंड्स है ना, बाइनरी का माने क्या है, दो तरह के एटम्स वाले, यानी ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ दो तरह के एटम शामिल हो, उनको बोलते हैं जी बाइनरी कंपाउंड। जिसकी मिसाल में क्या क्या आप सबसे कॉमन मिसाल ले सकते हैं वाटर की, H2O। अब यहाँ पे देखिए, दो तरह के एटम है, एक हाइड्रोजन, दूसरा कौन है, ऑक्सीजन। याद रखना, टोटल तादाद दो नहीं होगी, वो ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो किस्म है ना एटम की, यानी जिस किस्म के एटम इस्तेमाल हुए वो कितने होंगे, सिर्फ दो होंगे। अब ये बात करें कि जितने भी बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स है ना, वो सिवाय वाटर के बाकी वो सारे कौन होते हैं जी, लो टेम्परेचर पर बॉयल होने वाले गैसेस होते हैं। यानी वो सारे लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, सिर्फ वाटर ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सारे कौन है, गैस के फॉर्म में होते हैं। अब इसकी मिसालें दी है उसने, CH4 को बोलते हैं अमोनिया, सॉरी मीथेन बोलते हैं, NH3 को बोलते हैं अमोनिया, H2S को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, HCl को बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, NO2 को बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये तमाम कौन है जी, बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स है, और ये तमाम कौन है, गैसेज हैं एट रूम टेम्परेचर। अगली बात करें तो वाटर और HF, ये क्या है जी, लिक्विड है। यानी सिर्फ वाटर ही नहीं बल्कि HF जो है ये भी क्या है जी, हमारा बाइनरी कंपाउंड है, और ये दोनों क्या है जी, लिक्विड है। बाकी मोस्टली कौन होती है, गैसेज होते हैं। अब अगली बात कर रहे हैं कि ये दोनों अगरचे लिक्विड हैं, लेकिन जो वाटर है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। उसकी रीजन ये कि वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जरा स्ट्रॉन्ग होती है HF की निस्बत, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब आप इस चीज को पढ़ चुके हैं पहले कि वाटर में कौन सी होती है फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है,
वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें एचएफ की बात करें तो इस एचएफ में भी कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन मसला ये है कि एचएफ में सिर्फ एक पॉइंट से शो हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि वाटर में देखें तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो जब वाटर के स्ट्रक्चर में 2 पॉइंट से एच बॉन्डिंग शो हो रही है, इसलिए ये क्या होगी, स्ट्रांग होगी। एचएफ में क्या होगी, वीक होगी। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि हमें ज्यादा हीट देनी पड़ती है दोनों पॉइंट से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। अगली बात आती है कि HCl H2SO4 ये दोनों और HNO3 इनको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और ये तमाम कौन है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी अच्छा, अब इसका भी सुन लें कि स्ट्रॉन्ग एसिड का माने क्या होता है। वो एसिड जब उसको पानी में डिसॉल्व करें तो वो आयोनाइज हो जाए कंप्लीटली, यानी वो अच्छे से सारे का सारा अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं जी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, HCl को जब डिसॉल्व किया वाटर में तो क्या बना, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसी तरह से H2SO4 को डिसॉल्व किया तो वहां पे क्या बना, 2H पॉजिटिव, क्योंकि पीछे क्या था, H2 था, यानी 2 एटम थे हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे क्या होंगे, H पॉजिटिव कितने आयन देंगे, 2 आयन देंगे H पॉजिटिव के, ठीक है। और साथ में देखें SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव में कितने थे, 2 थे, यानी पॉजिटिव 2 था। तो ओवरऑल न्यूट्रल करने के लिए फिर दूसरा पॉइंट भी क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। तो +2 -2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी जब ये दोबारा अपने कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, यानी आयोनाइज्ड फॉर्म में ना होगा, तो ये किस फॉर्म में होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। लेकिन जब इसके आयन बनेंगे तो किस फॉर्म में बनेंगे, 2 H पॉजिटिव आयन बनेंगे और साथ में SO4 2 नेगेटिव का एक आयन बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने इस लेक्चर में उर्दू के मफ़हूम को शामिल नहीं किया, और वजह उसकी ये है कि मैंने साथ-साथ ही उर्दू लिख दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इसलिए मुझे फिर ज़रूरत महसूस नहीं हुई इस बात की कि अलग से उसकी ट्रांसलेशन दी जाए। और एंड पे देखिए आपके इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको इस टॉपिक में से आ सकते हैं। तो ये थी बेटे हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।